दूषित यमुना नदी, यमुना रिवर, यमुना नदी, यमुना नदी। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि यमुना रिवर इतनी गंदी क्यों है, बल्कि ये है कि इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी गंदी क्यों है। आखिर दिल्ली के अंदर यमुना रिवर इतनी सूख क्यों गई, इस बात को जानने के लिए हम मिले डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी के प्रोफेसर से। कुछ रिसर्चर एंड एक्टिविस्ट ने मुझे ये कहा है कि दिल्ली के अंदर वजीराबाद बैराज पर यमुना रिवर के पानी को पीने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है और वहाँ से नाले के पानी को छोड़ दिया जाता है। जो दिल्ली के अंदर बहने वाली 44 किलोमीटर की यमुना रिवर है, ये सिर्फ एक तालाब बन के रह गया है, अनफ्लो रिवर, एक नदी नहीं है। तो क्या आप मानते हैं? दिल्ली की जो यमुना है पौंड नहीं, एक सीवर कनाल है। सीवर कनाल मतलब एक दूषित कनाल है जिसमें नदी का कोई स्वरूप नहीं है और उसको नदी डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जल गंदा है, प्रवाह नहीं है उसमें। तो जो नदी की पहचान है स्वच्छ, निर्मलता और अविरलता, स्वच्छ और धारा प्रवाह दोनों नहीं है। तो जो भी एक्टिविस्ट ये कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं। यह है प्रश्न कि इसको कैसे दिया जाए, किस तरह से इसको आगे लाया जाए। अगर नदी में बहाव ही नहीं है तो फिर बैक्टीरिया सर्वाइव कैसे कर रहे हैं और ये डिग्रेडेशन प्रोसेस कैसे काम कर रही है? तो इसके लिए हम मिले दौलत राम कॉलेज की बायोकेमिस्ट्री प्रोफेसर से। I am Padamshri Mudgal, professor in biochemistry, Daulat Ram College, University of Delhi. I have been associated with the zebrafish model system and I have used it to assess the river water quality of Yamuna River. रिवर मत कहो तो क्या मानते हैं? बिल्कुल सही मानते हैं, बिल्कुल सही मानते हैं। सारी इंडस्ट्रीज बॉर्डर पे है, बॉर्डर पर सारा एफ्लुएंट वहाँ आ रहा है, रिवर के अंदर आ रहा है विदाउट ट्रीटमेंट। हमने शोध किया था, पाया था कि वजीराबाद एरिया में अगर कंपेयर करें दूसरे एरिया से, सबसे ज्यादा हैवी मेटल्स वजीराबाद पानी में पाए गए। और वहाँ मैक्सिमम किस चीज की फैक्ट्रीज हैं? वहाँ पे है आई थिंक पेंट फैक्ट्रीज हैं, पेपर फैक्ट्रीज हैं। जब मैं यमुना रिवर के लिए न्यूज आर्टिकल्स पढ़ रहा था तो मेरे सामने से एक एक्टिविस्ट का नाम बार बार गुजर रहा था। मेरा नाम भीम सिंह रावत है। साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स रिवर एंड पीपल में एसोसिएट कोऑर्डिनेटर हूँ। 2009-10 से लेके 2014 तक का 5 साल का समय मैंने यमुना नदी की यात्रा में यमुना नदी की समस्याओं को समझने में बिताया है। आपका बिल्कुल मुख्य जो पर्सन है, ये एक मुख्य पर्सन है। नदी में उसका बहता जल नहीं आ रहा है। 1376 किलोमीटर लंबी नदी पहले के केवल 100 किलोमीटर में ही थोड़ा स्वच्छंद होके बहती है। उसके बाद उस पर बांध बने हैं, बैराज बने हैं, उसके पानी को नहरों में निकाल लिया जाता है। स्थिति ऐसी है कि दिल्ली से ऊपर वजीराबाद से लेके हथनीकुंड बैराज तक साल में 5-6 महीने तो वो समय रहता है जब नदी में नाम मात्र पानी होता है। नदी में नाव की जगह ट्रक चलते हैं जो कि सैंड माइनिंग में लगे होते हैं, रेत के खनन में लगे होते हैं। तो ये बड़ा विरोधाभासी एक तस्वीर होती है उस समय की। बात वही है कि जब तक नदी में हम उसका बहता पानी नहीं लाएंगे तब तक हम चाहे कितनी भी सफाई योजनाएं बनाएं, चाहे कोई भी गंगा एक्शन प्लान हो, यमुना एक्शन प्लान हो, नमामि गंगे हो, है ना, 4100 करोड़ रुपए के करीब तो हम 3 दशकों में खर्च कर चुके हैं। क्या यमुना नदी की स्थिति दिल्ली में सुधरी? नहीं सुधरी। तो इससे हमको थोड़ा सबक लेने की जरूरत है कि हमारी योजनाओं में, नीतियों में क्या विसंगतियां रही हैं जिसकी वजह से वांछित परिणाम नहीं आए हैं, यमुना की स्थिति और खराब हुई है, और उसके अनुसार हमको अपनी योजना में बदलाव करना चाहिए। जैसे जीडी अग्रवाल जी नदी विशेषज्ञ हैं, वैज्ञानिक हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो सब लोगों का कहना है कि सबसे पहले प्राथमिकता होनी चाहिए कि नदी अविरल रहे, नदी के बहते जल को ना रोका जाए। बहाव को अगर रोकते भी हैं किसी जगह तो ये आश्वस्त करना जरूरी है कि नदी में उस संरचना के नीचे बैराज हो, डैम हो, जल विद्युत परियोजना, उससे नदी में पर्याप्त बहता पानी हो। जब तक नदी में पर्याप्त बहता पानी नहीं होगा, सफाई की कितनी भी योजनाएं हम बनाएंगे उनका वांछित परिणाम नहीं आएगा, वो असफल रहेंगी, उसमें पब्लिक मनी जो है वो बेकार होता रहेगा और नदी भी खत्म होती रहेगी। दूसरी तरफ से मुख्य जरूरत है यमुना की कि सबसे पहले उसमें उसके प्राकृतिक बहाव को, इकोलॉजिकल फ्लो को रिस्टोर किया जाए। Primary pollutants found in the Yamuna River in Delhi and what are the chemical compositions and sources? ओके, तो दिल्ली में जो पानी आता है, यमुना नगर के बाद दिल्ली में जो पानी एंटर करता है, आपको पता है कि हरियाणा के बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, पेपर इंडस्ट्री है, पेंट इंडस्ट्री है। तो वहाँ से जो हैवी मेटल्स हैं
वो लीच होके पानी में आ रहे हैं। हमने देखा है कि जो वजीराबाद का पानी है वैसे काफी साफ है कंपैरेटिव, अगर हम ओखला का पानी और उसके पानी करें, पर उसमें हेवी मेटल्स बहुत ज्यादा है। ये पानी अगर हम पीते हैं या टैंक्स पे, आपको पता है कि रिवर का पानी ग्राउंड वाटर में भी पर्कुलेट होता है और ग्राउंड वाटर्स के थ्रू, चाहे सब्जियों के थ्रू, ह्यूमन तक पहुंच जाता है। तो ये हेवी मेटल जब हमारी बॉडी के अंदर आते हैं तो हमारी कई सारे ऑर्गन्स हैं इफेक्ट हो जाते हैं। जो दिल्ली में यमुना नदी है उसमें तकरीबन 32 नाले मिलते हैं, पूरे शहर के नाले। जो घर का लिक्विड वेस्ट है वह जाता है और जो आपके इंडस्ट्रियल एरिया से जो पानी ट्रीट होकर आता है वो भी जाता है। तो तमाम जितनी दिल्ली शहर की लिक्विड वेस्ट है वह यमुना नदी में जाती है। कुछ शोधित है, कुछ बिना शोधित है, जिन कारण से पोल्यूशन बढ़ता है। प्राइमरी में किसको मानते हैं? सिर्फ पानी मेन ऐसा कुछ नहीं, सभी पोल्यूटेंट। मेजर पोल्यूटेंट फाउंड इन यमुना रिवर। यमुना रिवर तो पूरा रिवर तो मैं कहूंगी अब है ही नहीं। जो नजफगढ़ मेन दिल्ली का नाला है वो उसमें ड्रेन आउट होता है। मेजर नाले कश्मीरी गेट तक आते आते सारे नाले ड्रेन आउट होते हैं। तो उसमें सारा सीवेज वेस्ट, सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट, दिल्ली में इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट पूरा हरियाणा से जो बॉर्डर में जो इंडस्ट्रीज है उनका हेवी मेटल्स, नाइट्रेट्स और सारे पेस्टिसाइड्स जो पहले से जो डिग्रेड नहीं हुए वो भी चल रहे हैं और ये सब वेस्ट ऐड हो रहा है यमुना रिवर में। यमुना रिवर नाला ही रह गया है, रिवर तो मैं कहूंगी अब है ही नहीं। अब ये देखेंगे, अभी आपने पीछे सुना होगा कि दिल्ली का जो वजीराबाद प्लांट है बंद कर दिया गया क्योंकि वहाँ हाई अमोनिया है। अमोनिया लेवल्स इतने हाई हो जाते हैं कि वो पानी पीने लायक रह ही नहीं जाता है। तो अमोनिया है, सीवेज वेस्ट है, जो सॉलिड वेस्ट आ रहा है वो यमुना को बिल्कुल ही पोल्यूट और बिल्कुल ही खत्म कर रहा है। सॉलिड वेस्ट में आप क्या मानते हैं? सीवेज है, सीवेज इंडस्ट्रियल वेस्ट है, सीवेज वेस्ट है, वो सारा ही मिलके यमुना में डाल रहा है विदाउट ट्रीटमेंट। जो गवर्नमेंट करती है कि हमने एसटीपी बनाया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं, तो फिर उसका फायदा क्या है जब आधे सीवेज ट्रीटमेंट बंद पड़े हैं? तो क्या मानते हैं लोग उनको फायदा? जितना होना चाहिए इतना है नहीं। तो गवर्नमेंट के पास पैसा तो पूरा गवर्नमेंट खर्च कर रहे, तो फिर हमें रूट कॉज ही खर्च करना है कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो इंडस्ट्रीज है, जैसे दिल्ली में एंटर होने से पहले ही हमारे पास स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होना चाहिए कि ये पानी विदाउट ट्रीटमेंट पानी यमुना में नहीं फेंका जाए। ये जब तक हम स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, कानून बहुत ही जबरदस्त नहीं होंगे, तब तक यमुना कोई भी रिवर क्लीन हमारे इंडिया में नहीं हो सकती। आपको यमुना रिवर में से मैक्सिमम क्या मिलता है? प्लास्टिक, मूर्ति या ग्लास, कांच के टुकड़े? अभी तो जो दिल्ली में यमुना नदी बह रही है वो पूरी तरह से नाले का स्वरूप ले चुकी है। उसमें हाँ प्लास्टिक का कचरा उसकी मात्रा बहुत ज्यादा है और हमारा सीवेज तो जा ही रहा है। फिर बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जिनके बारे में हमको पता ही नहीं, हैवी मेटल्स हैं जो नदी के पानी में घुल चुके हैं, माइक्रो प्लास्टिक की बातें हो रही हैं। ये सब चीजें तो मिल रही हैं। जो नहीं मिल रहा है नदी में वो नहीं मिल रहा जलीय जीवन। जैसे दिल्ली में यमुना नदी में कहीं भी आपको जलीय जीवन नहीं मिलेगा। जलीय जीवन का मतलब जो उसमें प्राकृतिक तौर पे मछलियां पाई जाती थी, जो पक्षी मिलते थे और जलीय जीव मिलते थे, वो नहीं। कभी एक जमाने में दिल्ली तक घड़ियाल, महासीर मछली, डॉल्फिन तक देखी गई है, रिकॉर्ड की गई है इतिहास में, मगर आज स्थिति पूरी तरह से विपरीत है। एसटीपी और डैम के बारे में जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि रिवर फ्लो होती किस तरह से है। नदी जो है वहां से क्यों बह रही है यह भी भूविज्ञान ही निर्धारित करता है, क्योंकि जमीन की सबसे निचली सतह उस इलाके की है और वह रास्ता जो सरफेस टोपोग्राफी है उसने बनाया। अब है कि इस नदी में स्वयं नदी के अलावा जो भूमिजल जाते हैं, ग्राउंड वाटर, उनमें भी पोल्यूशन लोड भिन्न भिन्न स्तरों पर है। तो भूविज्ञान जो जियोलॉजी है, इट्स अ प्राइमरी कंट्रोल ऑन द रिवर प्रोसेस, सबसे प्रमुख। क्या दिल्ली के आसपास के लोगों को ग्राउंड वाटर का पानी यूज करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। आपको पता नहीं है कि यहाँ फरीदाबाद है, यहाँ पे गुड़गांव है, वहाँ के पानी में फ्लोरीन बहुत है। ओके। ग्राउंड वाटर में फ्लोरीन बहुत है और फ्लोरीन से क्या होता है कि दांतों में पीलापन आ जाता है, धीरे धीरे दांत ढीले हो जाते हैं और गिर जाते हैं। बॉडी में इवन लिम्स जो है टेढ़े हो जाते हैं बच्चों के, बहुत बच्चे जल्दी असर आ जाता है। हड्डियों का मुड़ने का कारण शायद उस क्षेत्र के नदी के आसपास के भूजल में आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा हो, फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा हो, वो कारण हो सकते हैं। तो ग्राउंड वाटर तो बिल्कुल भी पीना नहीं चाहिए। और चीजों के लिए यूज कर सकते हैं आप, धोने के लिए, उसके लिए, पर पीना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और बिल्कुल ये जो कहते हैं ये सब्जियां और ये सब ग्रो करने के लिए भी नहीं करना। नहीं, रेन हार्वेस्टिंग तो करनी चाहिए। पानी की किल्लत अभी थोड़े सालों में पानी की किल्लत आने वाली है। अगर हम पानी को सचो के नहीं रखे और जैसे हम आजकल यूज कर रहे हैं कि पाइप लेके कारों को साफ कर रहे हैं, पानी की किल्लत आने वाली है। तो रेन हार्वेस्टिंग तो हमें करना ही पड़ेगा।
पर ये है कि हमें कोई एक फिल्ट्रेशन मेथड या कोई ऐसा मेथड, हमारे पास मेथड्स हैं। पुराने जमानों में घड़े रखे जाते थे, उसमें सॉ डस्ट और वो फिल्टर हो के आता था, तो हमें पुराने नुस्खों पे जाना पड़ेगा और कोई फिल्ट्रेशन तरीका होगा, जैसे ये फ्लोराइड्स और ये हट जाए, तरीके हैं, बहुत लोगों ने डेवलप भी किए हैं और इंडिजिनस हैं, मतलब हम लोगों ने खुद डेवलप किए हैं। तो पानी को उससे पास करेंगे तो पानी से ये जो हेवी मेटल्स हैं, ये फ्लोराइड्स हैं, आर्सेनिक है, ओडिशा रीजन में आर्सेनिक बहुत पाया जाता है रिवर वाटर में। आर्सेनिक भी हेवी मेटल है, जिससे पानी जमीन के अंदर बोरोन होता है, तो आर्सेनिक कहाँ से आता है? इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वहाँ माइनिंग हो रही है बहुत, और भी कई तरह से पोल्यूशन आ सकता है। पोल्यूशन कहीं से भी आ सकता है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, माइनिंग है, और कहीं से बहुत ज्यादा क्या होता है कि कई बार हम पानी नहीं मिलता है तो बहुत नीचे चले जाते हैं पानी में, पानी लेने के लिए, ग्राउंड वाटर के लिए बहुत बोरवेल बहुत नीचे चले जाते हैं, नीचे रॉक है, तो रॉक से ये मेटल्स आ जाते हैं पानी में, और फिर पीते हैं हम पीते हैं। तो ये जो बोरवेल है और इसका पानी है, ये तो पीने में बिल्कुल भी नहीं, डायरेक्ट नहीं पीना चाहिए। तभी कभी हम कहते हैं पहाड़ों पे जाते हैं, झरनों का पानी पियो मत, झरना साफ लगता है पर कभी पियो कि उसमें मेटल्स होते हैं। लोग कहते हैं कि उल्टा ये मिनरल वाटर है, प्योर मिनरल है, जैसे विराट कोहली पीते ना, लाइक ये ग्रे ब्लैकिश होते पानी, वो लोग कहते हैं मिनरल्स है, रियल कुएं का पानी है। तो ये लोगों को अभी पूरी तरह जानकारी नहीं है। अभी कहते हैं कॉपर वाटर, कॉपर में रखो, कॉपर कुछ अंश के लिए चाहिए हमें। ये जो है ये ट्रेस मेटल्स बोले जाते हैं, ये हमें बहुत ट्रेस में चाहिए, बहुत कम चाहिए, इसकी मात्रा माइक्रोग्राम में हमें बॉडी में चाहिए। पर अगर ये ज्यादा हो जाए तो ये बॉडी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे और इसके काफी बीमारियां हो जाती हैं। तो कोई भी चीजें हमें एक्सेस में नहीं करना है, पूरी हमें जानकारी लेनी है कि जो ये बेचा जा रहा है, हमें क्या सोच के बेचा जा रहा है कि ये मार्केटिंग गिमिक है, कि हमें लेना चाहिए कि नहीं, तो पूरी हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो जो ये ब्लैकिश जो वाटर है बहुत महंगा बिकता है, तो ये विराट कोहली जो पीते हैं, तो आप मानते हो कि ये क्या मानते हो इसके बारे में? मैं कहती हूँ कि जब तक आपके पास पूरी इसकी जानकारी नहीं हो, पूरी इस पे रिसर्च नहीं की गई हो कि इसका इफेक्ट क्या है, बेनिफिशियल, कॉस्टली होना ही सही नहीं है। कोई चीज कॉस्टली है, महंगी है, तो इसलिए वो बेटर है, जरूरी नहीं है। और ब्रांडिंग है, बेच रहे हैं वो लोग, बेच रहे, हमें वो चाहिए कि नहीं। आपको पता नहीं है कि हमारे 2 तरह के विटामिन भी होते हैं। विटामिन एक वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल अगर हम ज्यादा भी लेंगे तो वो हमारे बॉडी से वॉश आउट हो जाएंगे, वो स्टोर नहीं होते हैं। और जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन ए है, विटामिन ए बी की भी टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो ज्यादा विटामिन लेना भी बुरा है। तो हमें पहले पता होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए कि हमें ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। कि जस्ट बिकॉज कोई बेच रहा है या वो बहुत महंगा है तो विराट कोहली ले रहा है तो हमें लेना चाहिए, जरूरी नहीं है। उसने भी रिसर्च करी है कि नहीं, उसको किसी ने बोला है, डॉक्टर ने बोला है, किसने बोला है, ये हमें पता नहीं। अगर आप कोडिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, लाइक पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, सी शार्प, सी प्लस प्लस और बहुत सी लैंग्वेजेस, तो कोडएग्जाम्पल साइट आपको प्रोवाइड करता है लॉट ऑफ एग्जाम्पल इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ, और साथ में वो आपको देता है एडवांस ऑनलाइन कंपाइलर। उसके जरिए आप उस साइट के अंदर ही कोड को रन करके चेक कर सकते हैं, वो भी फास्टेस्ट स्पीड के साथ। इन द कंटेमिनेटेड वाटर, जो कंटामिनेटेड वाटर है नॉट ओनली इज हार्मफुल, इवन हमारे लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं, बल्कि जो पानी में जो और भी जीव हैं, मछलियां हैं, और भी जीव हैं, उनके लिए भी हार्मफुल है। आपको पता है कितना पोल्यूटेंट मछली खाती है, और वही मछली जब ह्यूमन बींग्स खाएंगे, वही पोल्यूटेंट जब मछली के अंदर जाएंगे और हम खाएंगे, वो हमारे अंदर आ जाएंगे। चाहे हम कहेंगे चलो हमारा रिवर पानी हम नहीं पीते हैं, पर इनडायरेक्टली रिवर बैंक्स में सब्जियां ग्रो होती हैं, पत्तियों वाली, हर्ब वाली सब्जी, जो बहुत जल्दी पोल्यूटेंट्स को ले लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं फाइटोरेमिडिएशन। तो प्लांट्स के अंदर वो पोल्यूटेंट्स आ जाते हैं, और जब हम वो सब्जियां या पत्ते खाएंगे तो वो पोल्यूटेंट्स हमारे अंदर भी आ जाएंगे, और उनका इफेक्ट नॉट ओनली हमारे बॉडी में डिपॉजिट हो जाएंगे। धीरे धीरे क्या होता है कि कैंसर है, कई सारी बीमारियां हैं, स्किन है, कैंसर है, और बीमारियां हमारे धीरे धीरे हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारे अंदर वो बीमारियां आ जाती हैं। पोल्यूटेड वाटर सुना है, बट एक कॉन्टेमिनेटेड वाटर क्या होता है? देखिए, पोल्यूशन जो है उस स्तर को कहते हैं जब उसमें किसी भी चीज की मात्रा आपके इस्तेमाल, आपके लायक होने से ऊपर चली, मतलब अनडिजायरेबल हो गई। और कंटेमिनेशन इज नेचुरल प्रोसेस ऑफ एडिंग एनीथिंग इन अ सॉल्वेंट लाइक वाटर। मतलब एक पानी जो है, एक सॉल्वेंट है, उसमें कोई भी चीज आप डालेंगे वो कंटेमिनेशन है। जब वो मात्रा डिजायरेबल और परमिसिबल के ऊपर चली गई तो पोल्यूशन हो गया। मतलब पानी में हमने नमक डाला, वो तो अगर सिंपल अमाउंट में तो कंटेमिनेशन है, एंड एक्सेसिव अमाउंट में गया तो पोल्यूशन हो गया। हमारी स्टडीज, हमने जेब्राफिश में जो स्टडीज करी थी, हमने देखा था कि जो वजीराबाद में हेवी मेटल्स जैसे जिंक है, लेड है, ये लिवर टॉक्सिसिटी कॉज कर रहे हैं। तो ये स्टडीज से ही पता चलता है कि इन एक एक केमिकल का क्या इफेक्ट होने वाला है। तो इसीलिए शोध जरूरी है, ऐसे मॉडल सिस्टम यूज करते हैं पता लगाने के लिए कि एक एक केमिकल का हमारे बॉडी पे
तो शोध जारी है, लोग कर रहे हैं काम कि एक एक केमिकल का हमारे बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। नहीं, देखिए, स्वच्छ जल से नदी का, मैं खुद ऐसे गांव में रहता था बचपन में जो नदी के किनारे है, और वहां से हम खाने के लिए जो दाल बनाते थे नदी के जल से, चावल नदी के जल से बनाते थे। एक समय था बचपन में, मैंने देखा है पूरी गांव नदी से जल ले जाकर और घर का खाना उसी से बनाती थी। अब स्थिति यह आ गई है कि नदी को आपने इस तरह से प्रदूषित कर दिया कि उसमें आप नहाएंगे तो स्किन प्रॉब्लम तो होना ही होना है। मैंने एक बार इधर कुछ दिन पहले ऐसा कार्य किया था तो काफ़ी शरीर में इचिंग हो गई थी, दुस्साहस कर दिया था, तो मैंने कहीं लोअर रीचेज में। तो अभी जो समस्या है, अगर आप पानी को पी लेंगे तो स्टमक इन्फेक्शन हो जाएगा, इस प्रदूषित जल में नहाएंगे तो स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी, बाकी तो कुछ ऐसा। जो हमने गांव वालों से बातचीत में हमको पता लगा है, स्किन पर छाले पड़ जाते हैं, काफी ज्यादा एलर्जीज होती हैं, आंखों में भी जलन होती, उस तरह की दिक्कतें रहती हैं। पर ऐसी क्या वजह रही है जो पानी कंटेमिनेशन लेवल तक पहुंच गया? क्या इसमें खाली इंडस्ट्रियल जिम्मेदार है, क्या इनमें मैन मेड वेस्ट भी जिम्मेदार है, जैसे फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स? आपने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में सोचा हाँ होगा, पढ़ा होगा, तब इतना सारा पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स और ये सारा यूज हुआ था, तब तो बड़े खुश थे कि बहुत सारा हमारा पैदावार बढ़ गई है, हमारा पूरे हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए हैं, हमें बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं। पर उसका असर आज दिख रहा है। आपको पता होगा, मालवा रीजन है पंजाब का, जो पूरा कैंसर बेल्ट बन गया है। तो वहाँ जो पेस्टिसाइड यूज हुए थे 1900 करीब, वो सब पानी से जमीन में चले गए हैं, और जब उससे पैदावार हुई तो वहाँ वो रीजन है अब वो कैंसरस हो गए। गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है कि जो पेस्टिसाइड्स हैं ये और ये फर्टिलाइजर्स हैं, ये टोटली अब ऑर्गेनिक किया जाए। बट वो श्रीलंका में ऑर्गेनिक हुए थे उस टाइम। अभी कुछ साल पहले जब श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था तो वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को स्टार्ट किया गया था, और उसकी वजह से बहुत से क्रैश हो गया था कि केमिकल को बिल्कुल डेट बंद कर दिया गया था। तो क्या आप जो ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम तो इंडिया में भी हो सकती है अगर डेट बंद कर दिया गया तो? आप कैसे बात कर रहे हैं? आप ये स्लोली गवर्नमेंट कर रही है, क्या तेजी से कर रही है? हर चीज को हम एकदम से बदलाव करें तो वो नहीं है, उसका असर बुरा ही होता है। तो जो भी चीज है हमें धीरे धीरे ही लाना चाहिए। एंड जैसे आजकल लोग कहते हैं गांव में खेत की जो मिट्टी होती है इसको हम 2 फुट 5 फुट गहरा करके उल्टा पलट दें, कुछ ऐसे कहते हैं, तो फिर वो मिट्टी सही रहेगी। अगर अब कि हम मिट्टी में करने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आप क्या मानते हो कि इतने साल हम उसमें रह लिए केमिकल में, तो ऑर्गेनिक में तो इतना असर होने का, कीटाणु कैसे मारेंगे? कई तरीके हैं ऑर्गेनिक। एक है वर्मी कंपोस्ट, ये जो अर्थ फॉर्म होता है, कंपोस्ट कर सकते हैं। जो लीव्स इतनी गिरती हैं, लीव्स हैं, उनको हम पिट बना के उनको हम थोड़े माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो डाले जाते हैं, जैसे उनका डिग्रेडेशन हो। और एक्चुअली क्या चाहिए पौधों को, क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए। तो ये हमको किसी सोर्स से भी मिले, जो मिले, जो केमिकल सोर्स ना हो, हाइड्रोकार्बन सोर्स में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का सोर्स ना हो, नेचुरल सोर्स हो। जिसे कहते हैं ऑल्टरनेट फार्मिंग। जैसे आपने एक फसल गेहूं और चावल के लिए, तो बीच में एक दाल की फसल ले, तो उससे हमें नाइट्रोजन मिल जाता है। लेगुमिनस प्लांट होते हैं, दाल है, मटर है, तो ये सब सॉइल को रिप्लेनिश करते हैं नेचुरली। नेचुरली नाइट्रोजन और फास्फोरस मिल जाता है। तो ये इसको ऑल्टरनेट फार्मिंग बोलते हैं कि हम बीच बीच में, जैसे सीरियल क्रॉप्स ग्रो करते हैं, राइस, व्हीट है, उसके बीच में हम दाल को, चना को ग्रो करें, तो उससे सॉइल ऑल्टरनेटिवली नेचुरली ही रिप्लेनिश हो जाता है। तो उसमें कितने साल लग सकते हैं अगर एक खेत की हम बात करते हैं? खाली ऐसे सालों की बात नहीं, बात यहाँ पे हमारी हेल्थ की है। हमारी अगर आप सोच लो कि हमारा कंट्री अब कैंसर कैपिटल बन रहा है, ऑफ द वर्ल्ड बन रहा है, कि इतने तादाद में कैंसर इंक्रीज हो रहा है। आपको वो चाहिए कि आपको ज्यादा खाना चाहिए? ऐसा चाहिए ना कि हमें लोगों की हेल्थ के भी ध्यान रखना है। बट मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहे हैं, सोचिए कोई खेत है, हमने ऑर्गेनिक स्टार्ट किया, तो कितने ऐसे साल लगाते हैं कि उसे मिट्टी को बिल्कुल सही हो चुका है, हमने ऑर्गेनिक करनी शुरू कर दी, अर्थवार्म सब यूज किए, तो कितने साल लग सकते हैं कि अब उस जमीन पे हम जो कोई सब्जी उगाएंगे तो उसमें वो केमिकल्स कम हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे? हाँ, ये शोध करने की बात है कि कितने साल चाहिए। अभी तो शुरुआत है, अभी गवर्नमेंट ने शुरुआत करी है कि पंजाब में अब धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ, बिकॉज वहाँ ट्रेन, आपको पता नहीं है, ट्रेन भर के एक कैंसर ट्रेन है जो मालवा रीजन से भटिंडा और उधर से चलती है, और राजस्थान में कैंसर हॉस्पिटल है, जो फ्री कैंसर हॉस्पिटल, वहाँ भर के जाती है। ट्रेनें भर के जाती है। पूरा वो रीजन कैंसर बेल्ट बन गया है इंडिया। और कैंसर मेन कौन सा है? स्किन कैंसर, लंग्स कैंसर, कौन सा कैंसर मेन है? कैंसर तो कहीं का भी हो सकता है। कैंसर क्या है? कैंसर एक सेल है जो नॉर्मली ग्रो होता है, वो ज्यादा फैल रहा है, ग्रो हो रहा है, उसका कंट्रोल नहीं है।
ओके। वो कहीं का भी हो सकता है। अब देखिए कि कितना इंडस्ट्रियल पोल्यूशन तो है ही है, पर ये तो मैन मेड पोल्यूशन हमने किया है। जमाने में किसान फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते थे क्योंकि उस टाइम पे सेडिमेंटेशन जैसी प्रक्रियाओं के जरिए वो मिट्टी को न्यूट्रिशन रिच बना दे करते थे। तो आजकल ऐसा क्या है कि आजकल किसान सेडिमेंटेशन जैसी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल नहीं करते। सेडिमेंट नदी के मानसून के दिनों में उसकी प्राकृतिक प्रक्रिया है, वह गाद को लाएगा, अपने जो फ्लड प्लेन्स है उनमें डालेगा, तभी जाकर वह फर्टाइल होंगे। यह बात है कि आपने नदी पर बराज बना दी है, जिस कारण से उस गाद को वहां रुकना पड़ता है। तो फिर आपने जब कृत्रिम बराज बनाई है तो कृत्रिम तरीके से उस गाद को निकालना आपकी जिम्मेवारी है। लेकिन यह नदी की अनवरत खुद की प्रक्रिया। अगर नदी का आप रंग देख ले तो बारिश के दिनों में यमुना जी मटमैली होती हैं, अन्य दिनों में बिल्कुल मैली होती। नदी में जो सेडिमेंट लोड है मानसून में ज्यादा होगा, नॉन मानसून में कम। और मानसून के सीजन में ज्यादा सेडिमेंटेशन का एक्वेटिक लाइफ पे क्या असर पड़ता है, अच्छा या गलत? एक्वेटिक लाइफ पे अगर बहुत ज्यादा सेडिमेंट आ जाए तो अगर उनकी नॉर्मल डोजिंग से ज्यादा है तो बाधित तो होगी, बाधित होगी टेम्पोरली, फिर एक नया सिस्टम एडजस्ट करेगा। इंडस्ट्री के जरिए केमिकल नदी में आ रहा है, पर इतनी हाई अमाउंट में प्लास्टिक नदी में कहाँ से आ रहा है? कहीं पे भी आप जा रहे हैं, हमारे इंडिया में सड़कें क्यों गंदी हैं? लोग क्यों चीजें फेंकते हैं? होली के नाम पे, पूजा के नाम पे लोग फूल के, अब इतने ऊपर ऊपर बैरिकेड बनाए गए हैं अभी सड़कों पे भी कि जैसे लोग चीजें ऊपर ना फेंक पाए। अभी भी लोग थैला में बांध के, फूलों को बांध के, जो भी बांध के रिवर में ऐसे फेंक देते हैं। एक बार हमने थोड़ा सा इसका मूल्यांकन करने की कोशिश की है। जितने भी पुल हैं दिल्ली में, उन सभी पुलों से बहुत बड़ी मात्रा में सॉलिड वेस्ट नदी में डंप किया जाता है। ठीक है, वो निजामुद्दीन का पुल है, गीता कॉलोनी का पुल है, ITO का पुल है, अब आज सिग्नेचर ब्रिज पे भी शुरू हो गया जो हाल फिलहाल में खुला है। आप किसी भी ब्रिज पे चले जाइए, 1 घंटा रुकिए और आप देखिए कि आप कितनी सारी गाड़ियां रुकती हैं। पॉलीथीन में कुछ पूजा सामग्री बची होती है, कांच होता है, फूल होते हैं, दूसरी मूर्तियां होती हैं, किताबें होती हैं, वो सब वो उतर के या तो किसी बच्चे को पकड़ा देते हैं आसपास में या फिर खुद से नदी में डाल देते हैं सीधा। कुछ लोगों को थोड़ा सा गिल्टी फीलिंग होती है कि मैं पॉलीथीन भी डाल रहा हूं, तो वो पॉलीथीन को हटा देते हैं और ज्यादातर वहीं पर जो आयरन मैश लगी है पुल के साथ उसमें उस पॉलीथीन को डाल देते हैं। तो उनको थोड़ा सा ऐसा महसूस होता है कि मैंने पॉलीथीन नहीं डाली है तो मैंने गंदगी नहीं की है, जबकि ये सही बात नहीं है। वो पॉलीथीन ना भी डालें तब भी वो काफी नुकसान नदी को कर ही देते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि लोग पूजा पाठ के टाइम पे वो पन्नी को फेंकते हैं, इस तरह जैसे कोकोनट का जो उसमें शेल होता है वो ऑर्गेनिक होता है, फूल भी ऑर्गेनिक होते हैं, तो उनसे केमिकल कितना ऐसा हो जाएगा? बात यह है कि कोई भी ऑर्गेनिक मैटर को कोई भी ब्रेक डाउन कर लिए, कौन ब्रेक डाउन करता है? बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करेगा, बैक्टीरिया को जीने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, पर आप इतना डालोगे, थोड़ा सा डालोगे तो थोड़े को ब्रेक डाउन करने के लिए ब्रेक डाउन कर, अगर आप इतना ज्यादा डाल दोगे तो उतना ज्यादा बैक्टीरिया चाहिए उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, उतना ज्यादा टाइम चाहिए, तो वो बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना, वो कहाँ से आ रहा है? पानी से आ रहा है। तो इतना सारा वेस्ट डालने से क्या होगा कि वो साफ नहीं हो पाएगा, तो बैक्टीरिया जब ऑक्सीजन लेगा तो पानी का ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, तो वो जीव वो मर जाएंगे। कि उसमें अच्छा प्राकृतिक भाव है, उसमें उसके एक्वेटिक जो लाइफ है वो एक्टिव है, फिश वगैरह हैं, तो वो तो उसको बायोडिग्रेड करेंगी, वो उसको खत्म कर देंगी, डाइल्यूट कर देंगी। पर आप ये देखेंगे जब पहले ही नदी का जो स्वास्थ्य है, रिवर हेल्थ है, नदी बिल्कुल डाइंग स्टेट में है, नदी में एक्वेटिक लाइफ बिल्कुल नहीं है, नदी में उसका बहता पानी बिल्कुल नहीं है, नदी में तमाम तरह के कूड़ा कचरा सीवेज बह रहा है, सड़न ही पैदा हो रही है। आप वैसी स्थिति में जो भी ऊपर से आप अलग से डाल रहे हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, वो नदी के स्वास्थ्य को और ज्यादा खराब ही कर रहा है। चाहे आप उसको आटा कहें, चाहे वो आपका फूल हो, क्योंकि उन चीजों को सड़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उन चीजों को सड़ने के लिए माइक्रो बैक्टीरिया की जरूरत होती है, जो नदी में नहीं है। ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है, डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है, बीओडी की जो मात्रा बहुत ज्यादा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो डिमांड है नदी की बहुत ज्यादा है। तो वैसी स्थिति में ऑर्गेनिक वेस्ट को भी नदी डिग्रेड डाइल्यूट नहीं कर पाती। प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक डिग्रेड बहुत आराम सालों में होता है, बहुत साल लगते, होता ही नहीं है। जी, तो जो पानी अगर प्लास्टिक को हम पानी में डालते हैं और वो मछली बड़ी पन्नी तो मछली खाती नहीं, वो खाली से फंस के मर सकती है, लाइक जाले में फंस जाती है। क्या अगर सोचिए कंपनियां, केमिकल कंपनियां बंद हो जाए, जो भी केमिकल पानी में जा रहा है, ट्रीटेड वाटर, वो सब बंद हो जाए, बट प्लास्टिक पानी में चला जा रहा है, तो आप क्या मानते हैं कि इसको असर पड़ेगा? कुछ नहीं पड़े, प्लास्टिक क्यों नहीं पड़ेगा?
प्लास्टिक क्या होता है, धीरे धीरे डिग्रेड होगा, तो वो उसका जो साइज है, जो उसका वो छोटा होते जाएगा, वो इतना छोटा हो जाएगा कि वो मछलियों के अंदर भी चले जाएगा। मछलियाँ तो पानी लेती हैं, तो मछलियों के अंदर भी चला जाएगा, मछलियाँ वो हम खाएंगे वो हमारे अंदर भी आ जाएगा। कोई भी प्लास्टिक है जो हमारे अंदर आ जाए, कहीं जाके बैठेगा, डिग्रेड तो होगा नहीं, तो कोई ना कोई वो नुकसान करेगा ही। तो आप सिर्फ रिवर पोल्यूशन मानते हैं, काउंट करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बिल्कुल ही, बिकॉज उसको डिग्रेड होने के लिए, आप कह रहे हो डिटर्जेंट की बात भी कर रहे हैं, डिटर्जेंट को डिग्रेड होने के लिए भी सालों लग जाते हैं, और उसके लिए डिटर्जेंट को डिग्रेड होने में वो धीरे हमारे तक पहुंच जाते हैं। कि खा भी नहीं है, मैं तो मछली खा नहीं रहा, तो क्या फर्क पड़ेगा? जो उस प्लास्टिक में कई सारे केमिकल्स होते हैं जो बहुत ही हार्मफुल है, वो धीरे धीरे, आपको बोला जाता है कि पेट का ये जो प्लास्टिक बॉटल में पानी ना पिए, क्यों पिए? क्योंकि वो उसमें BPA होता है, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे पानी में आ रहे हैं और जो हमें नुकसान करते हैं। और बहुत सारा शोध हो रहा है, अभी तो हमें इफेक्ट नहीं पता चलेगा, पर लॉन्ग टर्म आफ्टर 5 years 10 years क्या इफेक्ट होने वाला है हमारी बॉडी पर, हमारी हेल्थ पर, ये देखना बहुत जरूरी है। क्या वॉशिंग पाउडर से भी रिवर पोल्यूशन पर असर पड़ता है? बात यह है कि कहीं से भी जो भी सीवेज है घरों से निकल रहा है, कोई भी एफ्लुएंट है, इंडस्ट्री से निकल रहा है, बिना ट्रीट किए वो एट सोर्स ही ट्रीट होना चाहिए। कोई हमें एक टेक्नोलॉजी ऐसे लानी चाहिए, जैसे छोटी कॉलोनी है, कॉलोनी से जो भी पानी निकल रहा है, सीवेज पानी निकल रहा है, इवन हाउस होल्ड में जब हम कपड़े धोते हैं, डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट इटसेल्फ इज अ पोल्यूशन, उससे भी पानी बहुत पोल्यूट हो रहा है, तो उसको भी डिग्रेड करने के लिए बहुत बैक्टीरिया चाहिए, बैक्टीरियल एक्शन चाहिए, तो वो कॉलोनी का जहाँ पानी निकल रहा है वहीं ट्रीटमेंट होना चाहिए बिफोर वो बड़े ड्रेन में जाए। बट जैसे कोरोना के टाइम में क्या था, केमिकल इंडस्ट्री बंद हो गई थी, लोग घर में थे, लोग नहा भी रहे थे, वॉशिंग पाउडर भी यूज कर रहे थे, साबुन भी यूज कर रहे थे, बट फिर भी वो साफ थी नदियां। तो आप जो कह रहे हैं वॉशिंग पाउडर की बात कर रहे हैं, तो वो इतना आपके उसे क्यों, मतलब वो इतना मेन कॉज तो नहीं मानते? आप खुद ही कह रहे हैं ना, इंडस्ट्रियल बंद थी। हाँ जी, मेजर कॉज ऑफ पोल्यूशन इज इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, मेजर कॉज। तो अगर गवर्नमेंट STP ऑन करे, सब अच्छे रखे, एंड ये ड्रेनेज, ओपन ड्रेनेज सिस्टम बंद हो जाए, अनट्रैप ड्रेनेज सिस्टम, तो वॉशिंग पाउडर इन चीजों का इतना ये बहुत माइनर है क्या? नहीं, माइनर नहीं मैं कहूंगी नहीं, बिकॉज हाँ जैसे है, पर धीरे हर चीज एक्यूमुलेट होती है, हर चीज एड ऑन होती है, बूंद बूंद जैसे करते हैं ना, तो हर चीज का इफेक्ट एड ऑन इफेक्ट है। एक तरफ सीवेज है, ऊपर से डिटर्जेंट है, ऊपर से इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, सब ऐड होके ऐसे होता है कि पानी ही नहीं रहता, तो नाला बन जाता है। ये तो एक ही सोचूंगी, एक ही कीटाणु या छोटा प्लांट है, बाकी और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ग्रो कर रहे हैं पानी में, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, कुछ नहीं है। बिकॉज आप सोचो, आपने देखा होगा, अभी सुना होगा कि हमारी बॉडी में भी प्लास्टिक आ गया है। कहाँ से आ गया प्लास्टिक? छोटे छोटे प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक सी में भी पाया जा रहा है और रिवर्स में भी पाया जा रहा है। अब जो प्लास्टिक पानी में रहेगा उसको डिग्रेड कुछ तो करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होंगे। कोई भी चीज ज्यादा ग्रो होगी, चाहे कीटाणु है चाहे एल्गी है, उसको पानी का ऑक्सीजन लेंगे, पानी से अपना वो करेंगे, तो पानी में वो चीजें कम हो जाएंगी। तो पानी के जीव जो है, जैसे मछली है, जो बहुत ही जो हमारे लिए भी बेनिफिशियल है, वो खत्म हो जाएंगी। आप सोचिए, एक मछलियां मर रही हैं पानी में, कई बार आपने देखा होगा मछलियों के ढेर समुद्र किनारे पे आ जाते हैं, तो आप सोचो कि वो पानी का क्या हाल होगा कि सारी की सारी मछलियां ही मर रही हैं। बट मछली मरने से गंदा कैसे? वो तो एक मैन्योर की शुद्ध मिट्टी में दब के कोई चीज सड़ेगा, उस पे कोई भी चीज मरेगी, उस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डीनाइट्रीफाइंग और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इमीडिएटली एक्ट करना शुरू कर देते हैं। कोई चीज आप सड़ी हुई चीज आप साथ लो, पानी, आप वो पानी पी सकते हो या पानी में कोई और रह सकता है? तो और एक मछली मरना शुरू होगी, सारे के सारे जीव पे उसका इफेक्ट पड़ेगा और सारे के सारे जीव से मरना शुरू हो जाए। घर में भी आप कोई एक्वेरियम बच्चे रखते हैं, तो जैसे ही मछली मरती है उसको इमीडिएटली होता है उसको निकालो बाहर, नहीं तो फिर दूसरे मछलियों पे उसका इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये मिट्टी में से दबते नहीं, कि समुद्र में एक आदमी जब मरता है उसको लाइक मिट्टी में दबा देते हैं? एक आदमी मरे, दो आदमी, एक मछली मरे, दो मछली मरे, हजार के हजारों मछलियां मर रही हैं, तो आप सोचो उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। तो कुछ खराबी है पानी में तभी मर रही है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, या कोई चीज उनको नहीं मिल रही तभी मर रही है, या कुछ जहरीली पदार्थ है जो जहर हो गया है वो इसलिए उसको मार रहा है। मछलियां तो बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है, उनको दे कैन एक्ट एज अ बायो सेंसर कि पानी की क्वालिटी क्या है। ये माइक्रोबायल एंजाइम्स बायोडिग्रेड में कैसे वर्क करते हैं? माइक्रोबायल एंजाइम में जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे बैक्टीरिया हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये जो हमारे केमिकल्स हैं जो हमारे पानी में इवन जैसे कोई भी चीज आप देखते हैं, कोई चीज मर जाती है तो उसके ऊपर बैक्टीरिया ऐड करता है, उसको डिग्रेड करता है, फाइनली वो मिट्टी में मिल जाता है। वैसे ही पानी में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो केमिकल्स को डिग्रेड करते हैं। और कई बार तो ऐसे होता है जब बहुत सारे केमिकल्स हो जाते हैं तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी में डाले जाते हैं,
जैसे उनका डिग्रेडेशन बढ़े तो कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल है, केमिकल्स को, प्लास्टिक्स को और ये जो भी फर्टिलाइजर्स है इनको ब्रेक डाउन करते हैं, इनके डिग्रेडेशन में इनको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। पर क्या होता है कि अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे एल्गी बहुत ज़्यादा हो जाए, ये बेनिफिशियल है, तो कोई चीज़ की हद हो जाए तो वो ही पानी के ऑक्सीजन को यूज़ करने लग जाते हैं। तो हद होने के बाद पानी में ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वो पानी के जीव फिर मर जाएंगे। एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स जैसे हमारी बॉडी में है, आप खाना खाते हैं, खाना गट में जाता है तो वहाँ ब्रेक डाउन होता है, तो कुछ ब्रेक डाउन के लिए बैक्टीरिया भी एक्ट करता है। एंजाइम्स होती हैं, आप प्रोटीन खाते हैं, आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, आप कॉम्प्लेक्स जैसे खाते हैं, तो वो हमारे भी इंटेस्टाइन में एंजाइम्स होती हैं जो ब्रेक डाउन करती हैं। एंजाइम काम करती है। आप सोच रहे हैं कि एंजाइम्स आर कैटलिस्ट, और बैक्टीरिया में भी एंजाइम्स होती हैं, तो बैक्टीरिया कैसे ब्रेक डाउन करता है? एंजाइम्स के थ्रू ही ब्रेक डाउन करता है। पर आप टेस्टिंग कैसे करते हैं? हम पानी टेस्ट करते हैं, पानी का टेस्टर होता है, उसमें कई सारे पैरामीटर्स होते हैं। एक तो केमिकल है, नाइट्रोजन, नाइट्रेट्स, अमोनिया, फास्फोरस, ये भी टेस्ट करते हैं। टर्बिडिटी मतलब कि कितनी पारदर्शी है पानी, कितना पारदर्शी है। आपको पता है कि कुछ मछलियाँ, कुछ जीव पानी में नीचे रहते हैं, डीप वाटर में रहते हैं, कुछ ऊपर रहते हैं, तो उन सबको सनलाइट चाहिए, उन सबको ऑक्सीजन चाहिए। पर अगर पानी टर्बिड होगा, पानी में बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हैं कि इतना पानी है, क्लियर नहीं है, तो दैट मीन्स वो पानी एक्वेटिक एनिमल्स के लेने लायक है ही नहीं। तो उसकी वजह से बहुत से फिश मर जाती हैं। बीओडी एंड सीओडी किस तरह से काम करता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वही ऑक्सीजन डिमांड की है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। कोई चीज को ब्रेक डाउन करने के लिए मैंने आपको बताया ऑक्सीजन की जरूरत है। एल्गी ब्रेक डाउन कर रही है, एल्गी को ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन नहीं होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ग्रो नहीं होंगे, जीव भी ग्रो नहीं होंगे और एल्गी भी ग्रो नहीं होगा। तो ये ऑक्सीजन डिमांड है, मतलब कितना चाहिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है पानी में, ये टेस्ट करते हैं लोग। एक केमिकल है, केमिकल को ब्रेक डाउन करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन डिमांड कितनी है। जो भी हम जब वाटर क्वालिटी टेस्ट करते हैं तो वाटर क्वालिटी में देखते हैं कितना ऑक्सीजन है पानी में, ऑक्सीजन डिमांड कितनी है, ठीक है, और कितने केमिकल्स हैं। तो हमारे पास टेस्टर्स होते हैं, हमारे पास टेस्टर है, वाटर टेस्टर में सब चीज होती है। अब उसको डालोगे आपके सारे केमिकल पैरामीटर्स पता चल जाएगा। यमुना रिवर पोल्यूशन क्या इम्पैक्ट करता है बायोडायवर्सिटी इन सराउंडिंग एरियाज? बिल्कुल सारी, अगर है आप सोचो कि मछलियां मर गई, अगर पोल्यूटन से मछलियां ही नहीं रही, हमें पता नहीं, हमने देखा था ओखला रिवर का पानी लिया था, उसमें तो ऑक्सीजन नील थी, पता नहीं वहाँ कितने जीव कैसे मर रहे हैं, अडेप्ट कर गए हैं, तो नेचुरली सारी बायोडाइवर्सिटी चेंज हो जाएगी। तो मैक्सिमम आप किसको दोषी मानते हैं, इंडस्ट्री को कि जनता को? है तो दोनों ही तरह के जो प्रदूषक हैं वो नदी पर अलग अलग तरह से बुरा प्रभाव ही डालते हैं। औद्योगिक प्रदूषण जो है, अपशिष्ट जो है, वो ज्यादा घातक इसलिए है क्योंकि उसमें केमिकल की मात्राएं बहुत ज्यादा होती हैं। हैवी मेटल्स जिनको कहते हैं, उसमें क्रोमियम, निकल, जिंक, लीड, इस तरह की चीजें आती हैं, जिनका निस्तारण करने के लिए नदी का अपना मैकेनिज्म नहीं है। आपने नदी में, जैसे आप पहले बात कर रहे थे, एक जैविक प्रदूषण डाला, ऑर्गेनिक पॉल्यूशन, कि कुछ उसमें गाय भैंसों का गोबर आ गया, कुछ उसमें फूल पत्तियां चली गई। अगर नदी में बहता पानी है, नदी में एक्वेटिक लाइफ है, तो उसको अब्जॉर्ब कर लेंगी, उसको डिग्रेड कर देंगी। मान लीजिए कोई मृत कोई पशु नदी में बह के आ गया और नदी में मछलियां हैं बहुत सारी, तो उसको खा लेंगी, उनका भोजन भी हो जाता है, नदी का स्वास्थ्य भी बना रहता है। पर अब नदी में बहता पानी नहीं है, नदी में पहले ही नाले गिर रहे हैं, उसके बाद आप कोई भी ऑर्गेनिक चीज डालेंगे वो ज्यादा सड़न पैदा करती है, ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड पैदा करती है, इसलिए ज्यादा बदबू होती है नदी के पास। और ऐसे में अगर आप केमिकल वगैरह आप डाल रहे हैं उद्योगों का, तब तो आप स्थिति को और बदतर कर। पर एक तरह से देखने से क्या होता है कि औद्योगिक अपशिष्ट जो होते हैं उनका ज्यादा विपरीत असर पड़ता है नदी के स्वास्थ्य को खराब करने। क्या पोल्यूशन की वजह से ही बोरवेल का पानी इतना गंदा और खारा आता है? पानी नहीं मिलता है तो पानी लेने के लिए ग्राउंड वाटर के लिए बहुत बोरवेल बहुत नीचे चले जाते हैं, नीचे रॉक है, तो रॉक से ये मेटल्स आ जाते हैं पानी में, और फिर पीते हैं हम पीते हैं। तो ये जो बोरवेल है और इसका पानी है, ये तो पीने में बिल्कुल भी नहीं, डायरेक्ट नहीं पीना चाहिए। आखिर ये ऑप्टिमल पंपिंग क्या होता है? ऑप्टिमल पंपिंग फ्रॉम स्कीमिंग वेल्स, और ये ग्राउंड वाटर के वाटर लेवल मैनेजमेंट में कैसे काम करता है? जिस चीज की आप बात कह रहे हैं वह हमने एक स्कीम भारत सरकार ने विकसित किया था, जिसमें हम लोग कार्यरत थे कई स्तरों पर। हमने यमुना नदी के किनारे फ्लड प्लेन के क्षेत्र से एक पूर्व निर्धारित जो ऑप्टिमली डिसाइडेड अमाउंट, साइंटिफिक स्टडी, सीरीज ऑफ साइंटिफिक स्टडी हुई, उनके द्वारा उसको निर्धारित करके इतना ग्राउंड वाटर निकाला कि उससे अनवरत सालों दर साल निकालते चले जाए, लेकिन फिर भी जल का स्तर नीचे न जाए, क्योंकि बाढ़ में जब पानी आएगा तो उसको परिपूरित कर देगा, रिचार्ज कर देगा। तो इसको कहते हैं कि उस अमाउंट को जो हमने फिक्स किया साइंटिफिक स्टडी करके, जिसके निकालने से नीचे का खारा पानी ऊपर नहीं आए
पानी का स्तर बहुत नीचे नहीं जाए, नदी की प्रवाह में कमी नहीं आए, इसको ऑप्टिमल पंपिंग कहते हैं। जैसे पंजाब में धानी खेती होती है तो उस वजह से वहाँ का वाटर लेवल बहुत डाउन हो चुका है। तो अगर आपने ऑप्टिमल पंपिंग रिसर्च कर भी ली, पर वे जब भी ग्राउंड वाटर से उतना ही पानी निकाल रहे हैं जितना उन्हें चाहिए पंजाब के किसानों को, तो आपकी रिसर्च करने में फायदा क्या हुआ? हाँ, पंजाब की या हरियाणा राज्य की जो समस्या है, नेटिव क्रॉपिंग को न अपनाकर इन्होंने जो एग्जॉटिक क्रॉप है जिनसे पैसा मिलता है ज्यादा, उसको अपनाया और उसके लिए भूमिजल को, ग्राउंड वाटर को काफी एक्सप्लॉइट किया। अब जो सरकार के तहत नीति बननी है, जो गवर्नेंस अप्रोच, उसमें क्या कहा, पहले एक स्कीम चली है जल बचाओ पैसा पाओ, ये सरकार ने चलाई है हरियाणा में। कौन सी ईयर में? ये अभी कुछ दिन पहले चली है। उसमें क्या है कि अगर चावल के जगह, धान के जगह आप मेज की खेती करेंगे तो आपको सरकार डायरेक्टली बैंक में कुछ पैसे दे देगी। तो इस तरह की गवर्नेंस स्कीम लानी पड़ेगी। देखिए, दो चीज याद रखेंगे, हम मूलतः कृषि प्रधान देश हैं, किसान हमारे आपके भाई हैं। जब आप कोई काम करके पैसा अर्जित करना चाहते हैं तो किसान भी वो काम करके पैसा अर्जित करना चाहते हैं। तो जब आप वो जॉब करते हैं जिससे ज्यादा पैसा मिले, तो वो अन्न उगाते हैं जिससे ज्यादा पैसा मिले। तो सरकार को नीति निर्धारण में आना पड़ेगा जिससे कि उनकी फाइनेंशियल नुकसानदेही नहीं। बट फिर भी अगर हम ऑप्टिमल पंपिंग की बात करें, आपने रिसर्च कर भी ली, बट फिर भी किसान उस चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, तो उस रिसर्च को करने क्या फायदा हुआ? देखिए, लैब से फील्ड, फ्रॉम टेक्नोलॉजी फ्रॉम लैब टू फील्ड इज द टफेस्ट चैलेंज। आप लैब में कितनी भी शोध कर लो, जमीन पे ले जाने के लिए गवर्नेंस टूल्स लानी पड़ती हैं, जिसके लिए आप अगर एक रिसर्चर है जो मैनेज कर सकते हैं तो वी चेज इट एट टू एंड्स। एक, हम पहले सिविल सोसाइटी को अपने पक्ष में लाते हैं, दूसरे जो गवर्नमेंट में डिसीजन मेकिंग बॉडी है उनको अपने पक्ष में लाते हैं। फिर नीति निर्धारण में और जनता के मांग में जब समन्वय होगा तो एक नीति बनेगी। अब नीति बन भी गई तो क्या जनता मानेगी कि नहीं मानेगी, इसके लिए जन जागरण करके और उनके न नुकसान होने का हवाला करके हम आगे बढ़ते हैं। असंभव तो नहीं है, समस्या है तो समाधान लानी पड़ेगी, समय लग सकता है, टाइम टेकिंग। इसमें हमने न्यूमेरिकल मॉडलिंग स्टडी की और उससे एक ऑप्टिमल पंपिंग शेड्यूल बनाया जिससे कि वेल फील्ड को इतनी बेहतर तरीके से पानी निकाला जाए कि आज 20 साल से वह पानी निकल रहा है। उसको रिजॉल्व करने के लिए आपने क्या रिसर्चेस की हैं अबाउट बोरवेल? जो हमने न्यूमेरिकल मॉडलिंग करके, शोध करके इसको लैब टू फील्ड ले गया था। पहले लैब में किया, फिर दिल्ली सरकार को बताई और दिल्ली सरकार द्वारा ये ट्यूबवेल चलाई जाती हैं। जो पल्ला वेलफील्ड है वो 35 मिलियन गैलन पानी दिल्ली जल बोर्ड जनता को पीने के लिए देती है। तो हमने लैब में रिसर्च किया, फिर सरकार को समझाया, सरकार को समझाने के लिए सिविल सोसाइटी की मदद ली और जब सिविल सोसाइटी ने सरकार से कहा कि यह जरूरी है तो हम उनके साथ गए। फिर सरकार से कह के उसको इस पैटर्न में पंपिंग अरेंजमेंट कराई जिससे कि वहां पर किसानों का जो छोटा छोटा हैंडपंप ट्यूबवेल है वह नहीं सूखता है, जो नीचे का खारा पानी है वह ऊपर नहीं आता है और जो बाढ़ से पहले नदी का स्तर बिल्कुल नीचे नहीं जाता है, नदी का जल कम आता है और जब बाढ़ आता है तो यह वापस परिपूरित होकर, रिचार्ज होकर स्तर पर आ जाता है। तो ये लैब में शोध करके फील्ड में लगवा के और इसको क्रियान्वित करना 20 वर्ष लगे। आज वह चल रहा है सक्सेसफुल, 20 वर्षों से चल रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रही है तो होता है। तो बोरॉन जो ग्राउंड वाटर में है और आयरन कॉन्टिनेंट जब वाटर यमुना रिवर बेसिन में क्या होता है अपर यमुना बेसिन, तो अगर बोरॉन नेचुरली निकल रहा है, एक्चुअली वाटर निकल तो उसे कैसे खेती में प्रभावित करता है? तो फिर तो कैसे हटा सकते हैं? नहीं, उसको आप हटा नहीं सकते हैं, लेकिन बोरोन सब जगह नहीं पाया हमने, कुछ एक जगह पाई। तो उसको आप खेती के जल में जहां जहां इंकित कर दिया है, या तो अल्टरनेट वाटर सप्लाई बताइए या कोई और रास्ता उनको बताइए, और कोई रास्ता है नहीं। आयरन की जो बात है, जब खेती में प्रभावित वह नहीं करता, लेकिन जब पीने का पानी में यूज करेंगे आयरन तो वह आपके स्टमक प्रॉब्लम को देता है, तो उसकी रिमूवल टेक्नोलॉजी है। तो जो ये यमुना रिवर में जब आदमी नहाते हैं उसको स्किन एलर्जी होती है, स्किन इन्फेक्शन और वो होते हैं, वो जो हमने आयरन और बोरोन कहा वो ग्राउंड वाटर के लिए कहा। नदी के जल में जो स्किन और इन्फेक्शन है वहाँ के पोल्यूशन से है। अब तक गवर्नमेंट ने टोटल कितना पैसा अलॉट किया है और कितना खर्च कर चुकी है यमुना एक्शन प्लान और नमामि एक्शन प्लान दोनों में?